बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, आज हम क्लास नंबर 44 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 44 नंबर की जो हमारी क्लास है इसमें हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो आपको मैं यहाँ पर लिखवाता जाऊँ। उसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस चैप्टर में आपने जो थ्योरी है वो आपने ज़्यादा कवर करनी है। ठीक है, इसके एक्सरसाइजेस के अंदर कुछ भी नहीं है और ये इतना बड़ा चैप्टर है भी नहीं। बहुत कम एक्सरसाइज है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक या दो एक्सरसाइजेज हैं। एक इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज है उसका भी, और बाकी जो एक्सरसाइज हैं वो भी। इस थ्योरी को अगर आप समझ जाएंगे तो वो एक्सरसाइजेस करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ है, जो बेसिक है और जिस पर एमसीक्यूज़ आते हैं वो है लॉज। मतलब एक्सपोनेंट्स के लिए हमारे पास कौन कौन से कवानीन है। ठीक है, कोई एक्सपोनेंट नेगेटिव क्यों है, ऊपर जाता है तो पॉजिटिव क्यों बन जाता है, नीचे आता है तो नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों बन जाता है, या फिर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह के थ्योरेटिकल टर्म्स आपने ये सीखने हैं इसमें। और इस पर जो एमसीक्यूज़ आते हैं ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो इन लॉज के ऊपर होते हैं। देखें, इसमें जो पहला हमारे पास है जो मैं आज आपको सिखाऊंगा, पहला है ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। ठीक है, उसका नाम आप नोट कर ले। बस आज के इस क्लास में सिर्फ थ्योरी आपको करवाने जा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। तो पहला हमारे पास कौन सा है? ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। इसका नाम आप याद रखें, नाम याद ना भी रखें तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इसके मुताबिक किसी भी वेरिएबल की या कांस्टेंट की पावर अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको। तो अगर ये हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा जो टर्म है, ठीक है, ये पूरा ए रेस टू पावर ज़ीरो ये हमारे पास वन के इक्वल होगा। अब अगर आपके सामने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं, लेट सपोज आपके पास इस तरह आ गया 8 पावर ज़ीरो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पर भी 8 पावर ज़ीरो आ जाए आपने उसको वन से डिनोट करना है, वन लिखना है उसकी जगह, आपने उसको वन कंसिडर करना है। ये लॉ है। और इसके पीछे ना पड़ें कि यार ये 8 पावर ज़ीरो हमारे पास वन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जाते जाएंगे तो मज़ीद बातें निकलती जाएंगी। जो बेसिक काम है एमसीक्यूज़ वाला वो आपने सीखना है। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि ए रेज़ टू पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू वट। ठीक है, 1 2 3 4। तो आपने ये बात नोट करनी है अपने जहन में और इसको याद करना है कि ए रेज़ टू पावर ज़ीरो हमारे पास वन के इक्वल, हमेशा वन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट का पहला लॉ है। अच्छा, दूसरा एक लॉ हमारे पास है कि आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लॉ। ठीक है, आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लॉ। देखें, इसका मतलब क्या होता है कि जिस वेरिएबल की पावर भी वन आ जाए या जिस कांस्टेंट की पावर यानी एक्सपोनेंट वन आ जाए तो वो उसी वेरिएबल या उसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। आपको मैं समझाता हूँ। लेट सपोज आपके पास आ गया ए रेज टू द पावर वन, तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा? वन। मतलब ये कि ये ए वन टाइम ही है, तो ए रेज टू पावर वन हमारे पास ए के इक्वल आ रहा है। अब अगर आपके पास इस तरह आ जाए टू रेज टू पावर वन या टू एक्सपोनेंट वन, तो आपने उसको टू लिखना है। इसी तरह एट रेज टू पावर वन, तो वो आपके पास एट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा लॉ। अक्सर ये वाइट बोर्ड ख़राब हो जाता है।
आई डोंट नो वाई। अच्छा, तो अगर इसी तरह आपके पास 8 पावर 1 आ गया तो उसका मतलब होगा 8। ठीक हो गया, ये आपने जहन में याद रखना है। तो ये दूसरी हमारे पास लॉ है या दूसरा कानून है एक्सपोनेंट के हवाले से। अच्छा, इसमें जो थर्ड लॉ हमारे पास है वो कौन सा है? उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। कौन सा? प्रोडक्ट लॉ। ये नाम आपने याद रखने हैं, प्रोडक्ट लॉ। अच्छा, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इसके मुताबिक, अगर दो बेसिस हैं या दो कांस्टेंट कह लें सेम, ठीक है, सेम बेसिस, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर कुछ एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जब सेम बेसिस होंगे हमारे पास, जब सेम बेसिस होंगे तो उनके पावर्स हमारे साथ ऐड होंगे। ठीक है जी, मैं आपको अभी समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। लेट सपोज हमारे पास है a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू पावर n। तो इसका मतलब ये होगा कि a रेज़ टू पावर m प्लस n, यानी इनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में सम अप हो जाएंगे, वो आपस में ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर 3। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर देखें आपके पास जो बेसिस हैं, ठीक है, इस लॉ के मुताबिक सेम बेसिस के जो पावर्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, वो आपस में ऐड होंगे। ठीक है, तो जब बेसिस सेम होते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, पावर्स को ऐड कर लिया। तो ये अब क्या बनेगा, 5 एज अ बेस एंड 2 प्लस 3 हमारे पास ऐड होके 5 दे रहे हैं। तो आप इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा काम है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जो भी आंसर आएगा आपके साथ वो इसी चीज़ के इक्वल होगा। यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो इस चीज़ के इक्वल होगा। इसको याद रखना है बस, सिंपल। a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर n। यहाँ a की जगह कुछ भी हो सकता है, b यहाँ पर भी b हो सकता है, क्योंकि बेसिस सेम होने चाहिए। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक जब बेसिस सेम होंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको आपने मल्टीप्लाई ऐड करना है। ठीक है, उनको आपने ऐड करना है, पावर्स को आप ऐड करेंगे इन विच केस जब आपके साथ बेसिस सेम हो। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा कानून या थर्ड लॉ। अच्छा, एक्सपोनेंट के हवाले से एक और हमारे पास है, उसको बोलते हैं कोशंट लॉ। कोशंट लॉ, कोशंट लॉ क्या कहता है, देखें, कोशंट लॉ ये कहता है कि अगर सेम बेसिस वाले कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, या कांस्टेंट है, ठीक है, लेट सपोज a हो गया, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, अगर इस फॉर्म में है तो उनका मतलब ये होगा कि इनके ये जो पावर्स हैं, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब m से हम n को सब्ट्रैक्ट करेंगे। या इस तरह अगर आप नहीं याद कर सकते तो देखें, अगर इस तरह का सिनेरियो आपके पास बन गया, लेट सपोज a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n। देखें, अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को आप एज इट इज़ लिख लें, इस चीज़ को आप अपने साथ एज इट इज़ लिख लें। ये जो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में है, ठीक है, इसको आप एज इट इज़ लिख लें, a रेज़ टू पावर m। अब देखें यहाँ पर ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ये a रेज़ टू पावर m डिवाइड हो रहा है, a रेज़ टू पावर m डिवाइड हो रहा है a रेज़ टू पावर n के ऊपर। ठीक है, तो जब ये ऊपर चला जाएगा, मतलब हम इसको जब हम उस शेप में लेके जाएंगे, डिवाइड के से लेकर मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके जाएंगे, तो हम बेस को एक ही दफ़ा लिख लेंगे, और जब ये ऊपर चला जाता है ये वाला,
तो इसका ये जो पॉजिटिव पावर है ये हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। सो हम क्या करेंगे, a रेज़ टू द पावर m माइनस n, या इसको आप इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर n। ठीक है, ये a हो गया, ये दूसरा a हो गया। इसका पावर हमारे पास m है, इसका पावर हमारे पास पॉजिटिव n है, ऊपर जाने के बाद ये नेगेटिव n बन जाएगा। अब ये क्वोशंट लॉ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट लॉ पढ़ाया। उसमें क्या था कि जब बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर बेसिस सेम है तो एक बेस हमने ले लिया a और इनको ऐड कर लिया m प्लस माइनस n, विच अगेन गिव्स अस m a रेज़ टू पावर m प्लस इंटू माइनस माइनस n। सो देखिए दोनों केसेस में हमारे पास सेम ही चीज़ आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि क्वोशंट लॉ हमारे पास क्या कहता है कि जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए, ठीक है, बेसिस सेम है हमारे पास या डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, कंसिडर कर लें x रेज़ टू पावर 1 या 2 लिख लें डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 3। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 2 यानी x स्क्वायर, और जब ये y क्यूब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा y माइनस 3। ठीक हो गया, इस चीज़ को आपने इस तरह से याद रखना है। ये है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या कहता है कि मतलब डिनोमिनेटर से जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी प्रोडक्ट फॉर्म में तो उसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी, तो उसकी पावर, उसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगी। a पावर n था, ये हमारे पास a पावर माइनस n हो गया, यहाँ पर जैसे आ गया और यहाँ पर जैसे आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वोशंट लॉ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा है नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। अच्छा, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है अगर आपके पास इस तरह पावर आ गया a रेज़ टू पावर माइनस m, तो आप इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर पॉजिटिव m। जैसे क्वोशंट में हमने एक चीज़ को ऊपर हम ले गए, ठीक है, a रेज़ टू पावर n जब ऊपर चला गया तो वो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। इसी तरह ये नेगेटिव पावर हमने क्या किया, हम नीचे ले आए। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई वेरिएबल इस तरह का पावर होल्ड करता है, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में, तो वो 1 डिवाइडेड बाय दैट पावर, ठीक है, बेस का वही पावर, बट साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, a रेज़ टू पावर माइनस m था, ठीक है, तो ये बराबर है 1 डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर पॉजिटिव m। लेट्स सपोज आपके पास आ गया कोई भी सिनेरियो ऐसा हो सकता है जिसमें कैलकुलेशन की ईजीनेस के लिए, आसानी के लिए आप इस तरह का केस आपके सामने आ सकता है, आप उसको ऐसे फॉर्म में लेके जा सकते हैं। लेट्स सपोज 5 रेज़ टू पावर माइनस 2 आ गया, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर प्लस 2। ठीक है, ये इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। अच्छा, आपको बताना चाहता हूँ ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये अलग आपके MCQ में आ सकता है, ये चीज़ इसी तरह एज इट इज़ भी आपके MCQ में आ सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसी एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर ये जो एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक्सरसाइज है, इसमें आपसे यही चीज़ें MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं, तो आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट करें कि आपके पेपर में ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा, पावर ऑफ ए पावर लॉ नाम से आपको पता चल जाएगा, पावर ऑफ ए पावर लॉ। आपके पास कंसिडर कर ले कोई वेरिएबल है a, ठीक है, उसका एक पावर है m, लेकिन उस m का इस तरह एक और पावर भी है। ठीक हो गया, सो पावर ऑफ ए पावर, पावर ऑफ दिस पावर,
इस कानून के मुताबिक जब आपके पास इस तरह की फॉर्म में एक्सपोनेंट्स आ जाएं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपके पास एक्सपोनेंट्स हैं ये और ये एक्सपोनेंट, ये दोनों इस तरह भी आप कर सकते हैं, m मल्टीप्लाई बाई n। कंसिडर कर लें आपके पास 2 है और उसके ऊपर पावर है 3, ठीक हो गया, और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 3 ज़ार 6, ठीक हो गया। तो ये इस लॉ के मुताबिक a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n, ठीक हो गया। पावर ऑफ ए पावर लॉ क्या कहता है कि जब आपके साथ किसी वेरिएबल की पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आप इसको उस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाई n हो गया, जैसे ये एग्जांपल आप लोगों के सामने मैंने कर दी। तो इस तरह ये लॉ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई भी सिनेरियो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे दिया आपको, आपके एक्सरसाइज के अंदर बड़े क्वेश्चंस हैं पड़े हुए हैं, आप लोग देख लो, वहाँ पर ये चीज़ आप नोट कर लोगे कि यहाँ पर तो पावर ऑफ ए पावर लॉ यहाँ पर हम रिकॉल कर रहे हैं या हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, पावर ऑफ ए पावर लॉ के बाद दूसरा है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक हो गया। पावर ऑफ ए प्रोडक्ट, कंसिडर कर लें आपके पास कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, एक हो गया a एक हो गया b, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। सो a एंड b, अगर ये प्रोडक्ट है और इनके ऊपर एक पावर है m, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये m a के ऊपर भी है, सो a रेज़ टू पावर m, और ये m b के ऊपर भी है, सो b रेज़ टू पावर m, हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। कंसिडर कर लें आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है, ठीक है 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर पावर हमारे पास है 5, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 2 के ऊपर भी है, सो आप इस तरह कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 5। अब इसको वो कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, और फिर इसको भी सिंप्लीफाई कर लें और दोनों का प्रोडक्ट निकालें, जो भी आएगा वो आपको फाइनल आंसर प्रोवाइड कर देगा। ये आपके लिए आसानी कब पैदा करेगा, लेट सपोज़ आपके साथ यहाँ पर बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कोई पावर है, तो आप अगर इन नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर उनके ऊपर जो पावर रहती है उनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका अच्छा खासा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि जो पावर है इंडिविजुअली इसके ऊपर भी अप्लाई कर लें और इसके ऊपर भी अप्लाई कर लें, तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी आपके साथ, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन के अंदर आपको आसानी होगी। तो पावर ऑफ ए प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या डिफ़ाइन करता है कि कोई प्रोडक्ट है और उसके ऊपर कोई पावर है, ठीक है, तो वो पावर दोनों जो नंबर्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है इंडिविजुअल नंबर्स के ऊपर वो पावर अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में याद रखनी है, ये है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट लॉ। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा हमारे पास कौन सा है, पावर ऑफ ए कोशंट। वहाँ पर प्रोडक्ट था, अब यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ ए कोशंट। इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये हमें कहता है लेट सपोज दो नंबर्स हैं एक दूसरे के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, a डिवाइड बाई b होल पावर m, यानी ये इसका जो एक्सपोनेंट इस फॉर्म में अगर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये एक्सपोनेंट इसके ऊपर भी है डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सपोनेंट इसके ऊपर भी है, सिंपल। अब आप इसको जो हमने अभी पढ़ा उसका क्या नाम था,
उसका नाम था कोशंट लॉ। कोशंट लॉ में भी इसको लिख सकते हैं कि a रेज़ टू पावर m इंटू बी रेज़ टू पावर माइनस n। नहीं, यहाँ पर n है ही नहीं, तो इसको माइनस m लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया। सो इस केस में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पावर कोशंट के ऊपर है, तो इसका मतलब जो कोशंट आएगा उसके ऊपर एज अ होल पावर अगर आप ले लो, या आप ऐसा कर लो कि जो नंबर्स हैं जिनकी वजह से कोशंट आएगा, ठीक है, वो हमारे साथ इंडिविजुअली भी इस तरह अप्लाई हो सकता है, a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई b रेज़ टू पावर m। सिंपल सी चीज़ें हैं, बस इसको आपने जहन में याद रखना है, नोट करना है, और यही लॉज है, इसके अलावा और इसमें कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है, वो तो वैसे भी हमने अभी तक पढ़ा ही है क्लासेस के अंदर। इस तरह अगर आ गया तो इसका मतलब है अंडर द रूट a का मतलब है a एक्सपोनेंट 1/2, क्योंकि अंडर द रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 है। ठीक है, या इसकी एक एग्जांपल आपको दे दूं, अगर हमारे पास आ गया 4, अंडर द रूट 4 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 4 एक्सपोनेंट 1/2। अब इस 4 को हम 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये 1/2 तो वैसे भी इसके ऊपर है, सो 2 सिंगल आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो अंडर द रूट 4 का जो आंसर है वो 2 आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में याद रखना है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। दूसरा एक इसमें है, ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, इस तरह अगर आ गया 3 अंडर द रूट a, इसका मतलब ये होगा a रेज़ टू पावर 1/3। ठीक हो गया। वट एवर कोई क्यूबिक वाला नंबर है जिसका क्यूब बन रहा है, ठीक है, कंसिडर कर ले 27 को, 3 अंडर द रूट 27 इस तरह अगर आ गया, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 27 होल पावर 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, देखें 27 होल पावर 1/3 आ गया। इस 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, और ये 1/3 तो वैसे भी इसके ऊपर है, सो 1/3 यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये पावर ऑफ पावर लॉ है, देखिए पावर ऑफ पावर लॉ है, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 1/3, 3 और 3 कैंसिल ईच अदर, सो 3 आ गया। सो 27 वो जो हमने किया था 3 अंडर द रूट 27, उसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है। ठीक है, सो ये कुछ लॉस थे एक्सपोनेंट्स के हवाले से जो मैंने आज आपको पढ़ाने थे, और इसके एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, मेरा यकीन करें, ये लॉज अगर आपने सही से सीख लिए तो इनके जो एक्सरसाइजेज़ हैं, एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके जो एक्सरसाइज हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं है। पहला एक्सरसाइज आपके पास जो है उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन है, आपको कहते हैं कि भाई लेट्स सपोज आपको कोई चीज़ गिवन है 7 रेज़ टू पावर 2, इसमें आप ये बताओ कि बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है। तो बुनियाद बेस हमारे पास 7 है, और एक्सपोनेंट हमारे पास कौन सा है जी, एक्सपोनेंट हमारे पास है 2। ये बच्चों वाला एक्सरसाइज है, वो तो आपने छोड़ देना है। इसके अलावा और क्या है जी, सेवन 7.1 एक्सरसाइज के अंदर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, 7.2 एक्सरसाइज जो अभी जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई, जो लॉज मैंने पढ़ाए, वो सारे एक्सरसाइज 7.2 के अंदर है। ठीक है, अगर ये लॉज जो मैंने आपको पढ़ाए, ये अगर आपने सही से समझ लिए तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है -8 रेज़ टू पावर 3 इंटू अगेन -8 रेज़ टू पावर 3।
वो कहते हैं इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। तो यार इसको सिंप्लीफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको एक लॉ पढ़ाई, उसको बोलते हैं जब बेसिस सेम हो तो आपके साथ पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और बेसिस सेम होंगे तो पावर उनके ऐड होंगे। तो देखिए बेस यहाँ पर -8 है, यहाँ पर भी -8 है, तो -8 हमने लिख लिया और इनके पावर को सम अप कर लो। सो -8 रेज़ टू पावर 6 आ गया आपके साथ। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो -8 को 6 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा अब देखता हूँ इसमें और कुछ ख़ास है या नहीं है। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया, कोशंट लॉ, ठीक है। कोशंट लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जो पावर होता है वो दोनों नंबर्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होता है। 21/37 एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के अंदर से आपको करवा रहा हूँ, सॉरी, होल पावर 16, ये आपस में यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 21/37 होल पावर 16, ठीक हो गया। अब मैंने आपको पढ़ाया कि देखें बेसिस भी सेम है और इनके पावर्स भी सेम है। मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया, a पावर m डिवाइड बाय b पावर m लिख ले या फिर अच्छा इसी तरह लिख लें। इसका मतलब क्या होता है, a m और फिर हो गया, सॉरी ये है हमारे पास a ही है, ठीक है। देखें ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -m, ये n है, ठीक है, सॉरी तो जब ये ऊपर चला जाता है ये -n बन जाता है। अब आप इसको इसी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि देखें ये तो सेम है ना, 21/37 21/37, चूँकि a और a ही है, सो हम इसको एक बार लिख लेते हैं 21/37 और इसका जो पावर है, ठीक है, वो क्या आएगा, यहाँ पर 16 है तो m की वैल्यू 16 और n की वैल्यू भी 16, उसको माइनस कर लिया, सो 16 - 16 0 आ गया। 21/37 16 - 16 0 आ गया। अब मैंने आपको पढ़ाया, उसको बोलते हैं उसको क्या नाम बोलते हैं, मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया ऊपर जो था ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। सो ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की पावर जब ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सो ये टोटल ये वाला ये हमारे पास 1 के इक्वल है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। बाकी एक्सरसाइज आप देख लें, इनके जो एक्सरसाइज हैं यही लॉज हैं, इन्हीं लॉज के ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाए, इन्हीं लॉज के ऊपर क्वेश्चंस हैं, इन्हीं लॉज को आगे पीछे करके आपसे एक्सरसाइज के अंदर सवालात पूछे जा रहे हैं। सो आप एक्सरसाइज को ख़ुद ट्राई करें, जहां पर आपको मुश्किल हो, कोई मसला आ जाए, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी MCQs के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपोनेंट्स के ऊपर जो लॉज बनते हैं इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, इनको आपने याद रखना है। और बाकी कल इंशाल्लाह क्लास नंबर 45 में हम कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 8 से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास नंबर 44 को। सो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। आप क्या करें, इन लॉज को ज़रा टच करें, इनको अपने लिए एक पेज पर लिख लें और इनको याद कर लें, ठीक है जी। सो कल आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।